एवरीवन, वेलकम बैक टू PWIIT जैम एंड CSIR नेट। तो हमने वेव्स एंड ऑसिलेशन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें से जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का बस इंट्रोडक्टरी पोर्शन कंप्लीट किया था कि एक्चुअल में सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। एंड उसके बाद हमने उसके कुछ सिस्टम्स भी पढ़े थे, जो नॉर्मल एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं, सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। एंड आज हम देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। तो अगर हमारे पास मल्टीपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स प्रेजेंट हैं तो उनका सुपरपोजिशन जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, तो वो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पता चलता है कि रिजल्टेंट हमारा जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा। सो वी विल स्टडी अबाउट दैट टुडे। सो हमने लास्ट लेक्चर में भी मेंशन किया था कि ऑसिलेशन एंड वेव्स को हम 4 सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। एक हम ऑलरेडी जो इंट्रोडक्टरी था वो कर चुके हैं। आज के लिए हम देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ 2 और मोर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। तो इसमें स्पेशल केसेस भी आते हैं, जिसमें हम बीट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड लिसर्जस फिगर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। एंड इस जो आज का जो लेक्चर है इसमें जो इम्पोर्टेंट पोर्शन रहेगा वो रहेगा लिसर्जस फिगर्स का, कि ये एक्चुअली में ये होते क्या है एंड इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेटर्स के बारे में। एंड इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम हमारी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स दे दिए जाएं, हमें उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो SHM एज रोटेटिंग वेक्टर, तो ये एक तरह का सिंप्लीफिकेशन का टूल कह सकते हो आप, कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को किसी भी एक रोटेटिंग वेक्टर के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट कि एक्चुअल में ये है क्या। सो फॉर एग्जांपल, आपके पास हम 2 डायमेंशन मोशन की बात कर रहे हैं एंड सर्कुलर मोशन, बिकॉज हम रोटेटिंग वेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो है हमारा x एंड इधर है y। एंड हम कह क्या रहे हैं कि हमें किसी रोटेटिंग वेक्टर से कंपेयर करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो ये हमारा सेंटर है। सो लेट्स से ये हमारा कोई वेक्टर है OB, जिसका मैग्नीट्यूड है A। इस वेक्टर का जो एम्पलीट्यूड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है A। ठीक है, हमारे पास एक और लाइन है यहाँ पर विच इज OA एंड ये एंगल बना रही है डेल्टा। एंड जो OB है जो हमारा रोटेटिंग वेक्टर है वो लेट्स से एंगल बना रहा है ओमेगा टी, बिकॉज ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है। दिस इज ओमेगा टी। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या ये जो हमारा रोटेटिंग वेक्टर OB है क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड है कि नहीं है। ओके, अब जब हम OB रोटेटिंग वेक्टर की बात कर रहे हैं जो कि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हम OB जो हमारा रोटेटिंग वेक्टर है उसका अगर मैं x कंपोनेंट देखूं, प्रोजेक्शन देखूं OB वेक्टर की ऑन x एक्सिस, तो प्रोजेक्शन ऑफ OB ऑन x एक्सिस या फिर अलोंग x एक्सिस, तो वो क्या होगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, x कंपोनेंट की। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है A, और कोसाइन कंपोनेंट होगा बिकॉज हम x एक्सिस की बात कर रहे हैं। कोसाइन एंगल क्या होगा, ओमेगा टी प्लस डेल्टा। A कोसाइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब ये जो प्रोजेक्शन है OB वेक्टर की x एक्सिस पे, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की जब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी, उससे हमारे पास 2 तरीके के सॉल्यूशन आए थे। हमने कहा था फ्रॉम SHM, हम रिकैप करवा देते हैं। सो फ्रॉम SHM जब हमने सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी, हमारे पास हमने कहा था कि हम हमारे सॉल्यूशन को x जो कि डिस्प्लेसमेंट है उसे कैसे लिख सकते हैं, A साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा या फिर A कोसाइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा।
अब साइन और कोसाइन दोनों तरीके से लिख सकते हैं, वो बस डिपेंड करता है कि आप इनिशियली कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। तो उस पोजीशन को, जो इनिशियल पोजीशन है, उसको ध्यान में रख के आपके पास साइन आता है या फिर कोसाइन आता है। ठीक है, अब जो हमारा एक्स कंपोनेंट आया है रोटेटिंग वेक्टर का, ये सिमिलर नहीं है ए कोसाइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा एंड ए कोसाइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। मतलब जो हमारा रोटेटिंग वेक्टर है, अगर हम उसका प्रोजेक्शन ले एक्स एक्सिस पे, तो वो हमारा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। एंड अगर हम y एक्सिस की बात करें, अभी हमने x की बात की, अगर हम y की अलोंग प्रोजेक्शन ले, प्रोजेक्शन ऑफ OB अलोंग y एक्सिस, तो वो क्या होगा, साइन कंपोनेंट होगा। सो y किसके इक्वल होगा, a साइन एंगल क्या होगा, ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये भी हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को किसी भी रोटेटिंग वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसी फैक्ट का हम यूज करके मल्टीपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स को उनका रिजल्टेंट देख पाएंगे कि एक्चुअल में उनका उस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, उसका पाथ कैसा होगा। ओके, अगर यहां से नहीं भी समझ आया, हम एक और तरीके से देख सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी हमने क्या देखा, हमने एक रोटेटिंग वेक्टर को देखा, यहाँ पर हमारा ये O था, ये B मेरा रोटेटिंग वेक्टर था। ठीक है, सेम चीज को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। हम इस पॉइंट के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। जो मेरा OB वेक्टर है, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम सिर्फ इस पॉइंट को ऑब्जर्व करें, ये मोशन तो मेरा XY प्लेन में हो रहा है। ठीक है, अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट को ऑब्जर्व करूं, जो कि यहां से लेके यहां तक आ रहा है, पूरा 2 पाई एंगल बना रहा है, और हम प्लॉट करें टाइम एंड Y का ग्राफ, तो हमारे पास Y पोजीशन है एंड X पोजीशन है। अगर मैं सिर्फ Y, जो कि हाइट है, उसे ऑब्जर्व करूं, तो वो कैसा पाथ ट्रेस करेगी, उसके बारे में देखते हैं सबसे पहले। ओके, अगर मेरा पार्टिकल, अगर मेरा जो OB वेक्टर है, अगर यहाँ से स्टार्ट होता, इस पॉइंट पे क्या होता, इस पॉइंट पे मेरा x 0 है, सॉरी x मैक्सिमम है एंड y 0 होगा। अगर हम सिर्फ y को कंसर्न में लेकर चल रहे हैं, y यहाँ पर 0 है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब y की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, बिकॉज हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं हमारे OB वेक्टर को। अब y बढ़ेगा और मैक्सिमम कहाँ पर हो जाएगा, इस पॉइंट पे आके, जहां पर, ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, अब किसी पॉइंट के बाद y मेरा मैक्सिमम आ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है, मैक्सिमम आ गया। अब मैक्सिमम आने के बाद y डिक्रीज होगा, डिक्रीज होके यहाँ पर आ जाएगा 0 पे, डिक्रीज हो रहा है 0 पे आ गया। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है नेगेटिव में, मतलब अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो नेगेटिव्स में इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर मैक्सिमम आ जाएगा, नेगेटिव मैक्सिमम, उसके बाद फिर से यहाँ पर 0। अब ये जो पाथ है, जो हमने y के अलोंग पाथ ट्रेस किया है, ये कैसा पाथ है, ये साइनोसॉइडल है। तो हम y को कैसे लिख सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पर देखा था कि अगर हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं OB की अलोंग y एक्सिस के, तो a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जो कि साइन कर्व ही है। ठीक है, मतलब हम किसी भी SHM को रोटेटिंग वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलर गोज फॉर अगर हम x का पाथ ट्रेस करें, अगर हम x का पाथ ट्रेस करेंगे, हमारे पास यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, दिस इज O, एंड यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट है जिसे हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, एंड OB वेक्टर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हमें x का पाथ ट्रेस करना है, यहाँ से स्टार्ट होगा इनिशियली, अगर हम टाइम t इक्वल 0 की बात कर रहे हैं, और अगर मेरा पार्टिकल इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे x की वैल्यू मैक्सिमम है, x की वैल्यू मैक्सिमम, मतलब यहाँ पर फिर क्या होगा, x की वैल्यू डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी एंड 0 आ जाएगी, ये डिक्रीज होके 0 आ गई। ठीक है, 0 आ गई यहाँ पर x की वैल्यू, फिर क्या हो रहा है, x की वैल्यू बढ़ रही है। अगर हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं,
अब x की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ पर मैक्सिमम आ गई। x की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन नेगेटिव में बढ़ रही है, नेगेटिव में बढ़ रही है एंड यहाँ पर मैक्सिमम, नेगेटिव में इधर मैक्सिमम। एंड सिमिलरली ये कौन सा पाथ ट्रेस होगा, ये हमारा कोसाइन कर्व है अगर हम x का देखते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये मेरा कोसाइन है एंड y के लिए मेरा साइन था। आई होप अब आपको ये पॉइंट क्लियर है कि हम किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एज अ रोटेटिंग वेक्टर लिख सकते हैं और हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे सुपरपोजिशन में। सो लेट्स मूव अहेड। तो नेक्स्ट है हमारे पास सुपरपोजिशन ऑफ कोलिनियर एसएचएम। तो हमारे जो हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं वो किसी भी तरीके से अलाइन हो सकते हैं, वो कोलिनियर भी हो सकते हैं, परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं या फिर किसी रैंडम एंगल पे भी हो सकते हैं और हमें कह दिया जा सकता है कि इसका रिजल्टेंट पाथ क्या होगा, जो पार्टिकल है उसका रिजल्टेंट पाथ क्या होगा, उसकी ट्रेजेक्ट्री बतानी है आपको एक तरीके से। तो हम स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले एक सिंप्लीफाइड केस के बारे में बात करेंगे जो है एसएचएम्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी acting along the same direction but having different amplitudes and phases। तो हम सिर्फ कोलिनियर की बात करेंगे अभी, बाद में हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर के केस पे जाएंगे। सबसे पहले हम कोलिनियर की बात करते हैं एंड उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम सेम फ्रीक्वेंसी वाले सिंपल हार्मोनिक मोशंस का रिजल्टेंट देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम दो लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले लेट्स से x1, बिकॉज डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स है तो a1 मान लो a का, a1 कोसाइन, फ्रीक्वेंसी हम सेम लेकर चल रहे हैं, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है एंड डिफरेंट फेसेस डेल्टा 1। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास दूसरा सिंपल हार्मोनिक है, हार्मोनिक मोशन है जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, a2 कोसाइन ओमेगा t प्लस डेल्टा 2। ओके, अब हमें इसका रिजल्टेंट बताना है। अब रिजल्टेंट कैसे पता चलेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अब देखो इसे सॉल्व करने के भी ना दो तरीके हैं। एक तो है एनालिटिकल मेथड, सॉरी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा इधर। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो मेरा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसका सम होगा, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स का सम, x1 प्लस x2। ठीक है, होगा तो यही। अब इसको ऑब्टेन करने के दो तरीके हैं, एक तो है एनालिटिकल मेथड और एक है ग्राफिकल मेथड या फिर ज्योमेट्रिकल मेथड आप कह सकते हो, जो कि रोटेटिंग वेक्टर वाला ही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनालिटिकल मेथड से कि एनालिटिकल मेथड से हमें क्या पता चलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एनालिटिकल मेथड की। ठीक है, हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x1 प्लस x2 एंड जहां पर x1 क्या है, a1 कोसाइन, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी x1 है मेरा a1 कोसाइन ओमेगा t प्लस डेल्टा 1 प्लस x2 क्या है, a2 कोसाइन ओमेगा t प्लस डेल्टा 2। ओके, अब मुझे बस इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, कोसाइन ऑफ a प्लस बी। कोसाइन ऑफ a प्लस बी क्या होता है, कोसाइन ए कोसाइन बी माइनस साइन ए साइन बी। तो a1 इंटू कोसाइन ओमेगा टी कोसाइन डेल्टा 1 माइनस साइन ओमेगा टी साइन डेल्टा 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हम सेम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। कोसाइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा 2 में क्या आ जाएगा, it will be cosine omega t cosine delta 2 minus sin omega t sin delta 2। ठीक है, अब बस हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, a1 cosine omega t cosine delta 1 minus a1 sin omega t sin delta 1। सिमिलरली इस टर्म से भी a2 कोसाइन ओमेगा टी कोसाइन डेल्टा 2 माइनस a2 साइन ओमेगा टी साइन डेल्टा 2।
अब देखो कुछ हम कॉमन ले सकते हैं, यस तो कोसाइन ओमेगा टी हम कॉमन ले सकते हैं। कोसाइन ओमेगा टी कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a1 कोसाइन डेल्टा 1 प्लस a2 कोसाइन डेल्टा 2। सिमिलरली अगर हम साइन ओमेगा टी कॉमन लेंगे, माइनस साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो, हमें क्या मिलेगा, a1 साइन डेल्टा 1 प्लस a2 साइन डेल्टा 2। a1 साइन डेल्टा 1 प्लस a2 साइन डेल्टा 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ब्रैकेट में टर्म्स हैं, a1 को साइन डेल्टा 1 प्लस a2 को साइन डेल्टा 2 एंड इधर से ये वाली टर्म, अब हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे, इन दोनों टर्म्स को हम क्या प्लग करेंगे इनकी जगह, इसे हम लिखेंगे a कोसाइन डेल्टा एंड सिमिलरली इसे हम लिखेंगे a साइन डेल्टा। ऑल राइट, तो यहां से हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, सो x इज इक्वल टू a कोसाइन डेल्टा कोसाइन ओमेगा टी माइनस a साइन डेल्टा साइन ओमेगा टी। हमने बस क्या किया है, वही दो वैल्यूज प्लग की हैं, a कोसाइन डेल्टा एंड a साइन डेल्टा। ठीक है, अब इस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट को ध्यान से देखो, हम इसे किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो a बाहर अगर हम लें तो हमारे पास क्या है, कोसाइन ओमेगा टी कोसाइन डेल्टा माइनस साइन ओमेगा टी साइन डेल्टा। यहाँ पर अगर हम कोसाइन की आइडेंटिटी यूज करें हमें क्या मिलेगा, कोसाइन ओमेगा टी कोसाइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। कोसाइन ए प्लस बी क्या होता है, कोसाइन ए कोसाइन बी माइनस साइन ए साइन बी। सिमिलर आइडेंटिटी हमने यूज किया है यहाँ पर, कोसाइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा विल बी कोसाइन ओमेगा टी कोसाइन डेल्टा माइनस साइन ओमेगा टी साइन डेल्टा। अब ये आया है मेरा रिजल्टेंट मोशन, दो कोलिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशंस का जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो ये होगा, जहां पर a हमारा एम्पलीट्यूड है, ये अभी हम कैलकुलेट करेंगे, एंड ओमेगा फ्रीक्वेंसी से ही मूव करेगा। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड डेल्टा इज द फेज कांस्टेंट। तो जब हमने दो अलग अलग सिंपल हार्मोनिक मोशंस लिए थे, x1 इक्वल्स a1 कोसाइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा 1 और दूसरे का जो फेज कांस्टेंट था वो था डेल्टा 2, यहाँ पर डेल्टा है। अब हमें इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि एम्पलीट्यूड क्या है एंड डेल्टा क्या है, किसकी टर्म्स में, जो नोन टर्म्स है। और नोन क्या है, हमें हमारे दो कंपोनेंट्स जो हमारे दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस है उनके बारे में अच्छे से पता है, तो हम उन नोन क्वांटिटीज की टर्म्स में एम्पलीट्यूड एंड फेज कांस्टेंट निकालेंगे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल A एंड डेल्टा। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। हमें क्या करना होगा, हमें बस देखो हमने प्लग क्या किया था कि a कोसाइन डेल्टा इज इक्वल्स टू a1 कोसाइन डेल्टा 1 प्लस a2 कोसाइन डेल्टा 2। सिमिलरली हमने क्या प्लग किया था, a साइन डेल्टा इज इक्वल्स टू a1 साइन डेल्टा 1 प्लस a2 साइन डेल्टा 2, यही प्लग किया था। अब अगर हम इन दोनों का स्क्वायर लें और दोनों को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो लेफ्ट हैंड साइड से तो हमें सिर्फ a स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि a स्क्वायर को साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा ऐड करोगे a स्क्वायर मिलेगा। सो a स्क्वायर किसके इक्वल है, इस टर्म का स्क्वायर लो इसका स्क्वायर लो, दोनों को ऐड। सो इसे हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो हमें मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 कोसाइन डेल्टा 1 कोसाइन ओमेगा टी, सॉरी इट वाज a1 कोसाइन डेल्टा 1 प्लस a2 कोसाइन डेल्टा 2 प्लस a2 कोसाइन डेल्टा 2, इसका स्क्वायर प्लस a1 साइन डेल्टा 1 प्लस a2 साइन डेल्टा 2 स्क्वायर। ठीक है,
अब बस हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। a1 स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस a2 स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर डेल्टा 2 प्लस 2a1 a2 कोसाइन डेल्टा 1 कोसाइन डेल्टा 2। ठीक है, अगर हम इसे स्क्वायर करके खोलेंगे तो क्या मिलेगा, a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा 2 प्लस 2a1 a2 साइन डेल्टा 1 साइन डेल्टा 2। ठीक है, बस अब इन टर्म्स को ध्यान से देखो, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे a1 स्क्वायर को साइन स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा 1 क्या मिलेगा, सिंपल a1 स्क्वायर। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, a2 स्क्वायर प्लस अगर हम इन दोनों टर्म्स में से 2a1 a2 कांस्टेंट ले लें, 2a1 a2 अंदर क्या बचेगा, कोसाइन डेल्टा 1 कोसाइन डेल्टा 2 प्लस साइन डेल्टा 1 साइन डेल्टा 2। किसकी आइडेंटिटी है ये, कोसाइन a माइनस b। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोसाइन डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। ओके, ये हमारा क्या आया है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किस पे डिपेंड करता है, फेज डिफरेंस पे। हमें डेल्टा 1 भी पता है, डेल्टा 2 भी पता है, a1 भी पता है, a2 भी पता है, जो कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस जो हमें गिवन थे उनके एम्पलीट्यूड्स हैं बस। और यहाँ पर डेल्टा 1 डेल्टा 2 उन्हीं सिंपल हार्मोनिक मोशन के फेज कांस्टेंट से। अब हमें कैलकुलेट क्या करनी है, डेल्टा की वैल्यू, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का जो फेज कांस्टेंट है उसकी बात कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे अभी एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हमने बस स्क्वायर और ऐड किया है, डेल्टा निकालने के लिए हमें साफ साफ दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे ही है बस डेल्टा, राइट हैंड साइड पे तो कंपोनेंट्स है जो हमें नोन है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, a कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट डेल्टा मिल जाएगा। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हमें मिलेगा टेंजेंट डेल्टा इज इक्वल टू a1 साइन डेल्टा 1 प्लस a2 साइन डेल्टा 2 डिवाइड बाय a1 कोसाइन डेल्टा 1 प्लस a2 कोसाइन डेल्टा 2। अब हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, जो रिजल्टेंट मोशन होगा हमारे पार्टिकल का, क्या पता चल गया है, उसका एम्पलीट्यूड भी पता चल गया है एंड फेज कांस्टेंट भी पता चल गया है। जो हमारा रिजल्टेंट था वो क्या था, x इक्वल्स a कोसाइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ओमेगा हमें पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी जिससे हमारे दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑलरेडी मूव कर रहे थे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ही मूव कर रहे थे। एंड जो रिजल्टेंट है वो भी ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। या अब जो हमने देखा है ये हमने एनालिटिकल मेथड से किया था, अब हम रोटेटिंग वेक्टर्स को यूज करके करेंगे। बिकॉज जब हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए हम रोटेटिंग वेक्टर्स का ही यूज करते हैं। तो अब हम रोटेटिंग वेक्टर्स को यूज करके देखेंगे। सो सेकंड जो मेथड है आप कह सकते हो ज्योमेट्रिकल अप्रोच, या फिर फेजर मेथड भी कहते हैं इसको। ज्योमेट्रिकल अप्रोच हम रोटेटिंग वेक्टर को यूज करके करेंगे। ऑल राइट, अब देखो इसमें क्या होगा, हम दो वेक्टर्स लेंगे। एक था हमारे पास x1 इक्वल्स a1 कोसाइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा 1, ठीक है। दूसरा क्या था, x2 इक्वल्स a2 कोसाइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा 2। यही दो थे। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारे पास लेट्स से हमारे पास एक जो x1 है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेट्स से वो है ये, थोड़ा छोटा बनाते हैं इसे। ये तो है मेरा एक वेक्टर, लेट्स से OP से हम इसे लेबल कर देते हैं, जिसका एम्पलीट्यूड क्या है, A1। A1 इसका एम्पलीट्यूड है एंड एंगल क्या है, ओमेगा टी प्लस डेल्टा 1। तो ये जो एंगल है ये क्या है, ओमेगा टी प्लस डेल्टा 1, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास दूसरा वेक्टर है,
दूसरा वेक्टर क्या है, A2 कोसाइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा 2। तो दूसरा वेक्टर है, लेट्स से इसे हम P प्राइम कह देते हैं, ओ P प्राइम। अब ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है A2, एम्पलीट्यूड है A2, एंड ये एंगल क्या बना रहा है, ओमेगा टी प्लस डेल्टा 2। तो ये जो एंगल है ये है ओमेगा टी प्लस डेल्टा 2। अब इनका रिजल्टेंट हमें कैसे पता चलेगा, दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या होता है इस केस में, बिकॉज यहाँ पर टेल टू टेल अलाइनमेंट है दो वेक्टर्स की, क्या यूज करते हैं, कौन सा लॉ ऑफ एडिशन यूज करते हैं, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम क्या करेंगे, पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं एंड उसका जो डायगोनल होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट, ठीक है। एंड यहाँ से कैसा आएगा, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये जो वेक्टर है डायगोनल ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर, इसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, ये ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है हमें ये कैलकुलेट करना है। और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, इसका एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए कि ये क्या एंगल बना रहा है हमारी एक्स एक्सिस से। देखो हमने क्या कहा था, जो रोटेटिंग वेक्टर है उसका जो प्रोजेक्शन है वो हमारे एसएचएम को डिनोट करता है, राइट। तो ये जो है यहां से हमें क्या मिलेगा, x1, बिकॉज ये मेरा एक वेक्टर था, ये दूसरा वेक्टर था, दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन ओ पी प्राइम, इसका जो प्रोजेक्शन होगा x के अलोंग, इसका प्रोजेक्शन x के अलोंग जो कि इतना है, ये होगा x2, एंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x वो क्या होगा, ये जो रिजल्टेंट है हमारा इसका प्रोजेक्शन जो x के अलोंग होगा वो हमें देगा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेसी लग रहा है तो हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, सो हमारे पास इधर है x, इधर है y, हमारे पास दो वेक्टर्स थे, एक वेक्टर था OP, सो यहाँ पर है हमारा OP, यहाँ पर O है, दिस इज P। दूसरा वेक्टर क्या था OP प्राइम, और जब हमने इसको पैरेललोग्राम ड्रॉ किया तो हम इसी वेक्टर को कैसे डिनोट कर सकते हैं, इससे जो यहाँ पर है, यहाँ पर इस पॉइंट को हम डिनोट कर देते हैं Q से, तो जो PQ वेक्टर है यही हमारा सेकंड सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिनोट कर रहा है। सो यहाँ पर एक दूसरा वेक्टर है लाइक दिस, एंड ये एंगल क्या बना रहे हैं वो देखते हैं। सो ये जो एंगल बना रहा है वो तो है ओमेगा टी प्लस डेल्टा 1 एज इट इज, ठीक है। अब जो सेकंड वेक्टर है, जो सेकंड सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो क्या एंगल बना रहा है फर्स्ट वेक्टर के साथ। इस इमेज में देखो ये मेरा फर्स्ट वेक्टर था जो व्हाइट वाला है OP, ये मेरा फर्स्ट वेक्टर था, सेकंड वेक्टर क्या है येलो वाला OP प्राइम। अब एंगल बिटवीन दिस येलो एंड व्हाइट लाइन ये क्या है ओमेगा टी प्लस डेल्टा 2, यहाँ पर कर देते हैं ओमेगा टी प्लस डेल्टा 2 माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा 1, तो ये कैंसिल हो गया, हमारा क्या एंगल है डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1। ये एंगल किसके बीच का है, इन दो वेक्टर्स के बीच का, OP एंड OP प्राइम के बीच का, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1। एंड ये रिजल्टेंट कैसे आएगा, यहाँ पर जो रिजल्टेंट है जो पिंक लाइन से है रिजल्टेंट वो किसके बीच में है OQ, इस वेक्टर का जो टिप है एंड यहाँ से O से, तो ये है मेरा रिजल्टेंट, ये है हमारा रिजल्टेंट जो हमें कैलकुलेट करना है, इसका एम्पलीट्यूड है A एंड इसे हम डिनोट कर देते हैं Q एंड इधर है P। अब अगर मुझे A की वैल्यू चाहिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से Q से क्या करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब जब हम Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम ये राइट हैंडेड ट्राइंगल बन जाएगी।
अब राइट हैंडेड ट्राइंगल में इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट द थर्ड साइड, बिकॉज हमें ये वाली साइड पता है, ये अगर ओ पी है, यहाँ पर पी प्राइम मेंशन कर दो। अब ओ पी जो है वो तो सिंपली A1 है, एंड पी पी प्राइम क्या होगा, ये A2 है, ये A1 है। अब ये अगर A2 है जो एंगल बना रही है δ2 माइनस δ1, तो पी पी प्राइम क्या हो जाएगा, पी पी प्राइम क्या हो जाएगा, A2 कोसाइन δ2 माइनस δ1। ठीक है, सिमिलरली अब मुझे ये तो पता है, ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो पी प्राइम क्यू क्या हो जाएगा, A2 साइन δ2 माइनस δ1। ठीक है, अब मुझे परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज जो कि है एम्पलीट्यूड ए। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ए स्क्वायर आ जाएगा हमारा ओ पी प्राइम स्क्वायर प्लस पी प्राइम क्यू स्क्वायर, पी प्राइम क्यू स्क्वायर। अब ओ पी प्राइम स्क्वायर मीन्स ओ पी प्लस पी पी प्राइम, A1 प्लस A2 कोसाइन δ2 माइनस δ1 इसका स्क्वायर प्लस P प्राइम क्यू क्या है, A2 साइन δ2 माइनस δ1 इसका स्क्वायर। ओके, अब हम देखते हैं क्या ये मैच कर रहा है हमारे रिजल्ट से, जो इससे पहले हमने जो रिजल्ट ऑब्टेन किया था एनालिटिकल मेथड से, वहां पर क्या था, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोसाइन δ1 माइनस δ2। और यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें थोड़ा और, चलो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हमारे पास है A1 प्लस A2 कोसाइन δ1 माइनस δ2 इसका स्क्वायर प्लस में क्या है, A2 साइन δ2 माइनस δ1, A2 साइन δ2 माइनस δ1 इसका स्क्वायर। वैसे तो हमें क्लियरली दिख ही रहा है कि सेम आएगा, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर δ1 माइनस δ2 प्लस 2A1 A2 कोसाइन δ1 माइनस δ2 इसका स्क्वायर, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर δ2 माइनस δ1। अब देखो ये टर्म, सेकेंड टर्म ये एंड ये, इसको ऐड करोगे क्या मिलेगा, सिंपल A2 स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोसाइन δ1 माइनस δ2, जो कि सेम है। रोटेटिंग वेक्टर से भी हमने कैलकुलेट किया तो सेम एम्पलीट्यूड आ रहा है, एंड हमने एनालिटिकल मेथड से भी जब कैलकुलेट किया था तो सेम वैल्यू आई थी। सिमिलरली जब हम टैंजेंट डेल्टा कैलकुलेट करेंगे वो भी सेम आएगा, और क्या वैल्यू आएगी उसकी, A1 साइन δ1 प्लस A2 साइन δ2 डिवाइड बाय A1 को साइन δ1 प्लस A2 को साइन δ2। ठीक है, अब जब हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे वहां पर हम रोटेटिंग वेक्टर की ही अप्रोच यूज करेंगे, बिकॉज वो काफी सिंप्लीफाई कर देता है प्रॉब्लम को। ये जो हमने केस देखा है, ये तो हमने देखा था जब हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिनको हमने सुपरपोज कराया, जो वो सेम फ्रीक्वेंसी के हों, ω1 इक्वल्स टू ω2 था। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं, जब हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशंस जो है वो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के हैं, एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, कोलिनियर तो है बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। तो फर्स्ट केस में, इससे पहले वाला जो केस था उसमें हमने एम्पलीट्यूड डिफरेंट लिए थे, फेज डिफरेंट लिया था, सेम फ्रीक्वेंसी ली थी। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट, x1 इक्वल्स A1 कोसाइन, अब फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं, एंड जस्ट टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम हम क्या कर रहे हैं, फेज को हम 0 लेकर चल रहे हैं ताकि हमारी प्रॉब्लम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो x1 को हम ले रहे हैं A1 कोसाइन ω1t, एंड x2 को हम ले रहे हैं A2
कोसाइन ओमेगा 2 टी। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, x1 प्लस x2, एंड इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a1 कोसाइन ओमेगा 1 टी प्लस a2 कोसाइन ओमेगा 2 टी। अब इसको देखो, अब इसको तो कुछ फर्दर सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हमारी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगी वो क्या होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसीज इंट्रोड्यूस करते हैं, एक तो है एवरेज फ्रीक्वेंसी, एवरेज फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा ए से डिनोट कर रहे हैं, और वो है क्या, जस्ट एवरेज ऑफ दीज टू फ्रीक्वेंसीज, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाय 2। एंड एक और फ्रीक्वेंसी है, वो है मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, एंड इसे हम डिनोट कर रहे हैं ओमेगा एम से, एंड ये इसका क्या वैल्यू है, 1/2 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब यहां से हम इस एक्सप्रेशन को, जो रिजल्टेंट है, उसे हम एवरेज फ्रीक्वेंसी एंड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखेंगे। कैसे, हम ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ओमेगा ए एंड ओमेगा एम। ठीक है, अब हम अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को यूज कर रहे हैं, यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 ओमेगा ए इक्वल्स ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। यहाँ से दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2 ओमेगा एम इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 2 ओमेगा ए प्लस 2 ओमेगा एम इक्वल्स 2 ओमेगा 2, बिकॉज ओमेगा 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा 2 की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा ए प्लस ओमेगा एम। सिमिलरली ओमेगा 1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा 1 क्या हो जाएगा, सो इट विल बी, हम कोई भी एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, 2 ओमेगा ए माइनस ओमेगा 2। अगर हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करके ओमेगा 1 कैलकुलेट करते हैं, हमने बस ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन यूज किया है, तो 2 ओमेगा ए माइनस ओमेगा 2 क्या है, ओमेगा ए माइनस ओमेगा एम, यहाँ से आ जाएगा ओमेगा ए माइनस ओमेगा एम। तो अब हमें ओमेगा 1 की वैल्यू भी पता है, ओमेगा 2 की वैल्यू भी पता है। अब बस हम इन दोनों वैल्यूज को प्लग कर देंगे और देखते हैं क्या आता है। तो हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या था, a1 कोसाइन ओमेगा 1 टी प्लस a2 कोसाइन ओमेगा 2 टी। ठीक है, अब यहाँ से हम बस वैल्यू प्लग कर रहे हैं ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 की। तो a1 कोसाइन ओमेगा 1 क्या था, ओमेगा 1 था ओमेगा ए माइनस ओमेगा एम, और ओमेगा 2 था ओमेगा ए प्लस ओमेगा एम। यहाँ है ओमेगा ए माइनस ओमेगा एम टी प्लस a2 कोसाइन ओमेगा ए प्लस ओमेगा एम टी। अगेन हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जस्ट यूज द आइडेंटिटी कि कोसाइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, कोसाइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है। तो a1 इंटू कोसाइन ओमेगा ए टी कोसाइन ओमेगा एम टी प्लस साइन ओमेगा ए टी साइन ओमेगा एम टी। ठीक है, सिमिलरली इस टर्म में भी हम सेम चीज अप्लाई करेंगे, a2 इंटू कोसाइन ओमेगा ए टी कोसाइन ओमेगा एम टी माइनस साइन ओमेगा ए टी साइन ओमेगा एम टी। ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम कुछ चीज़ें कॉमन वगैरह ले सकते हैं। यस, अगर हम कोसाइन ओमेगा टी कोसाइन ओमेगा एम टी कॉमन लें तो हमें मिलेगा a1 प्लस a2 कोसाइन ओमेगा एम टी कोसाइन ओमेगा ए टी। सिमिलरली अगर हम यहाँ से भी सेम चीज़ कॉमन ले, साइन ओमेगा ए टी साइन ओमेगा एम टी, हमें मिलेगा a1 माइनस a2 साइन ओमेगा एम टी एंड साइन ओमेगा ए टी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे हमने इससे पहले वाले केस में ट्रांसफॉर्मेशन किया था, वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे।
हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे am कोसाइन डेल्टा m। सिमिलरली इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे am साइन डेल्टा m। तो हमारा रिजल्टेंट एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का वो क्या आ जाएगा, सो x इक्वल्स टू am कोसाइन डेल्टा m। हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी दैट x इक्वल्स am कोसाइन ओमेगा ए टी प्लस डेल्टा m। अब ये जो रिजल्टेंट वैल्यू आई है, यहाँ पर am क्या है, टोटल एम्पलीट्यूड। एंड वैसे एक चीज ध्यान दो, ओके उस पे हम बाद में आएंगे कि क्या ये एक्चुअल में सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं, बिकॉज दिखने में तो लग रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बिकॉज जो हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो इसी फॉर्म की आती है, राइट। सो दिखने में तो लग रहा है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, बट हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड फेज कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एंड ये जो इसकी जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी आई है, हमारे पास दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस थे जिनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी थी, एक की थी ओमेगा 1 एंड दूसरे की थी ओमेगा 2, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट मोशन है उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो एवरेज है दोनों कंपोनेंट्स का। ओमेगा ए क्या था, 1/2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, एवरेज ऑफ बोथ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की हम बात करें, ठीक है। अब हमें एम्पलीट्यूड चाहिए और फेज कांस्टेंट चाहिए। ये कहाँ से आएगा, जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज की थी। हमने क्या किया था, a1 प्लस a2 हमने लिखा था, a1 प्लस a2 को साइन ओमेगा एम टी को हमने क्या प्लग किया था, am कोसाइन डेल्टा m, यही वैल्यू प्लग की थी हमने, यस। एंड a1 माइनस a2 साइन ओमेगा m, a1 माइनस a2 साइन ओमेगा एम टी, ये हमने क्या रखा था, am साइन डेल्टा m, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर लो, ऐड करो, स्क्वायर एंड ऐड। राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, am स्क्वायर, बिकॉज को साइन स्क्वायर डेल्टा m प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा m विल गिव यू 1। तो हमें क्या मिलेगा, am स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर, a1 प्लस a2 स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर ओमेगा एम टी प्लस a1 माइनस a2 होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी, ठीक है। अब अगेन इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या मिलेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, मल्टीप्लीकेशन में क्या है, कोसाइन स्क्वायर ओमेगा एम टी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। ये बस आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं है, हम डायरेक्टली भी रिजल्ट लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो a1 स्क्वायर को साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी एंड इधर से a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी, यहाँ से मिल जाएगा a1 स्क्वायर, सिमिलरली मिल जाएगा a2 स्क्वायर एंड हमें क्या बचेगा, 2a1 a2 को साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी माइनस 2a1 a2 साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी। देखते हैं क्या मिलता है। सो am स्क्वायर इसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ये हम कॉमन ले रहे हैं, ब्रैकेट में क्या आएगा, कोसाइन स्क्वायर ओमेगा एम टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा एम टी। अब ये किसकी आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है कोसाइन 2 ओमेगा एम टी। कोसाइन 2 थीटा क्या होता है, कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस वही आइडेंटिटी हमने यूज की है। एंड हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या मिल गई है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोसाइन 2 ओमेगा एम टी। ये है हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अगर हमारे पास दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के
सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिनका एम्पलीट्यूड भी अलग है एंड फेज कांस्टेंट भी अलग है। अब जैसे हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट की है, हम रिजल्टेंट फेज कांस्टेंट की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, बस इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन वाले दो स्टेटमेंट्स थी, एक तो ये एंड एक ये, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमें मिल जाएगा टेंजेंट ऑफ डेल टाइम। तो इसे यहीं पे लिख लेते हैं। सो अगर हम डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा टेंजेंट ऑफ डेल्टा एम, बिकॉज ए एम कैंसल हो जाएगा एंड इधर आ जाएगा a1 माइनस a2 साइन ओमेगा एम टी डिवाइड बाय a1 प्लस a2 कोसाइन ओमेगा एम टी। एंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था किस फॉर्म का, इस फॉर्म का। अब देखो हमने कहा था ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आया है क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिजेंबल करता भी है कि नहीं। अब इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम डिपेंडेंट आया है। जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू आई है उसमें क्या है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोसाइन 2 ओमेगा एम टी। टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है जब हम दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऐड करते हैं। सिमिलरली जो हमारा फेज है, जो टोटल रिजल्टेंट फेज है, फेज कांस्टेंट है, वो भी टाइम डिपेंडेंट है। तो दिखने में तो सिंपल हार्मोनिक है लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ये सिर्फ एक पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक कह सकते हो आप इसको, बिकॉज ऑफ कोर्स ये साइनोसॉइडल है, कोसाइन इज पीरियोडिक, राइट। सो ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, नॉट एन SHM, सिंपल हार्मोनिक नहीं है, पीरियोडिक है, ओनली पीरियोडिक। और ये हमें पता कहाँ से चला, एम्पलीट्यूड एंड फेज कांस्टेंट की वजह से, ठीक है। अब ये जो हमने देखा है ना डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का केस, ये इतना यूजफुल नहीं है, इसकी एप्लीकेशंस इतनी नहीं है। एप्लीकेशन किसकी ज़्यादा है, जब हम एक पर्टिकुलर केस की बात करते हैं। देखो इस केस में हमने क्या देखा था, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 1 अलग था, ओमेगा 2 की वैल्यू अलग थी। अब अगर हम इस केस की बात करते हैं कि मेरा ओमेगा 1 नियरली इक्वल है ओमेगा 2 के, नियरली इक्वल एंगुलर फ्रीक्वेंसीज, नियरली इक्वल एंगुलर फ्रीक्वेंसीज, उस केस में क्या होगा, हम सबसे पहले चेक करेंगे वही सब चीजें चेक करेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होगा और फेज कांस्टेंट क्या होगा। तो हमारे पास am की क्या वैल्यू आई थी वहीं पे देख लेते हैं। सो हमारे पास am की, ओके बिफोर दैट अगर हम कह रहे हैं कि मेरा ओमेगा 1 नियरली इक्वल है ओमेगा 2 के, तो ओमेगा a और ओमेगा m पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ओमेगा a क्या था 1/2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एंड ओमेगा m क्या था 1/2 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। यही थी वैल्यूज एवरेज फ्रीक्वेंसी एंड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी की, ओके ठीक है। अब अगर हम कह रहे हैं कि ओमेगा 1 नियरली इक्वल है ओमेगा 2 के, तो मेरा जो ओमेगा m है वो काफी छोटा होगा ओमेगा a के, ठीक है। अब हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे। मेन चीज हमें पता कहाँ से चलेगी कि जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है एंड रिजल्टेंट फेज कांस्टेंट है उस पे क्या फर्क पड़ता है अगर हम दो नियरली फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये था हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इधर अगर ओमेगा m काफी छोटा है तो हमारे पास am जो आएगा वो एक तरह से कह सकते हो टाइम डिपेंडेंट नहीं रहेगा, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है। सिमिलरली जो फेज कांस्टेंट है वो भी अगर हमारा ओमेगा m काफी छोटा है तो हम कह सकते हैं मींस काफी धीरे चेंज हो रहा है हमारा फेज कांस्टेंट एंड एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मतलब हम इसे ऑलमोस्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन। कब, कौन से केस में, जब ओमेगा 1 इज नियरली इक्वल टू ओमेगा 2, ऑलमोस्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन।
एंड ये जो स्पेशल केस है, जो वेरिएशन है, जो पीरियोडिक वेरिएशन है एम्पलीट्यूड में, किस केस में? नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी के केस में। इस फिनोमिना को हम कहते हैं बीट्स। इस फिनोमिना को हम कहते हैं बीट्स। ठीक है, अच्छा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कौन कौन से पॉइंट्स पे होगा? हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आया था? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, इट वाज स्मॉल, हमने स्मॉल में लिखा था। am स्क्वायर किसके इक्वल आया था? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 कोसाइन ऑफ 2 ओमेगा mt, यही आया था। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किस पॉइंट पे होगा? जब हमारा जो कोसाइन वाला एंगल है, जब इसकी वैल्यू 1 होगी तभी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कोसाइन ऑफ 2 ओमेगा mt 1 के इक्वल होना चाहिए। तो हमें यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी? 2 ओमेगा mt किसके इक्वल होगा? 2n पाई के। अब ओमेगा m की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? ओमेगा m होता है 1/2 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 t किसके इक्वल आ जाएगा? 2n पाई। अब इसकी कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, n गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो अगर n 0 होगा तो 0 होगा, अगर n 1 होगा तो हमें 2 पाई मिलेगा, सिमिलरली 4 पाई, 6 पाई, अप टू सो ऑन। तो इन पॉइंट्स पे मेरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा। ओके, यहाँ से हमारा टाइम क्या आ रहा है? सो t इज इक्वल्स टू 2n पाई डिवाइड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, एंड ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या हो जाएगा? 2 पाई न्यू 2 माइनस न्यू 1। सो 2n पाई डिवाइड बाय 2 पाई इंटू न्यू 2 माइनस न्यू 1। 2 पाई कैंसल्स आउट, तो हमारे पास आ गया n बाय न्यू 2 माइनस न्यू 1। सो जो t है, इन टाइम की वैल्यूज पे मेरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं मिनिमम एम्पलीट्यूड किन पॉइंट्स पे होगा। एंड वन मोर थिंग, इसका जो टाइम डिफरेंस है, तो मैक्सिमास के बीच में डिफरेंस बिटवीन टू मैक्सिमास, t मेरा क्या है? n डिवाइड बाय न्यू 2 माइनस न्यू 1, एंड n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 0 भी है, 1 बाय न्यू 2 माइनस न्यू 1, 2 बाय न्यू 2 माइनस न्यू 1, अप टू सो ऑन। तो जो टाइम इंटरवल है दो मैक्सिमास के बीच का, वो क्या होगा? 1 बाय न्यू 2 माइनस न्यू 1, टाइम इंटरवल बिटवीन टू मैक्सिमास। सिमिलरली अगर हम मिनिमम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए जब कोसाइन 2 ओमेगा mt किसके इक्वल होगा? -1 के। अब -1 किस किस वैल्यू पे होती है? 2 ओमेगा mt इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। किस किस वैल्यू पे? कोसाइन की कौन कौन सी वैल्यूज की वैल्यू -1 होती है? पाई की, 3 पाई की, जो ऑड इंटीजर्स होते हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे। सो ओमेगा m अगेन 1/2 ओमेगा 2 माइनस 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मल्टीप्लाइड बाय t किसके इक्वल है? 2n प्लस 1 पाई। यहाँ से हम फिर से एंगुलर फ्रीक्वेंसी को सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 2 पाई न्यू 2 माइनस न्यू 1 t इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? पाई कैंसल हो जाएगा, एंड t इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई कैंसल्स, 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इंटू न्यू 2 माइनस न्यू 1। अब मिनिमा के बीच का टाइम इंटरवल कितना है वो देखते हैं। तो अगर n 0 है लेट्स से, सो कौन कौन सी टाइम की वैल्यूज पे मिनिमा आएगा पहले वो देखते हैं। n इक्वल 0 पे 1/2 न्यू 2 माइनस न्यू 1। ठीक है, n इक्वल्स 1 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? 3/2, 3/2 न्यू 2 माइनस न्यू 1। अगर n की वैल्यू 2 प्लग करेंगे, 5/2 न्यू 2 माइनस न्यू 1, अप टू सो ऑन। अब अगर आप इनका डिफरेंस लोगे, टाइम इंटरवल क्या आएगा? अगेन टाइम इंटरवल सेम आएगा, 1 बाय न्यू 2 माइनस न्यू 1। तो जो टाइम इंटरवल है मैक्सिमा
दो मैक्सिमा के बीच का, कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमास के बीच का, वो भी है 1/ν2 माइनस ν1। दो कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा के बीच का टाइम पीरियड है 1/ν2 माइनस ν1। अब अगर हमने लिया क्या था, हमने दो SHM लिए थे। एक तो था लेट्स से उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके की थी, ठीक है, ये था मेरा एक विद रिस्पेक्ट टू t x1, ठीक है। एक है मेरा जिसकी फ्रीक्वेंसी मान लो ज़्यादा है, तो हम लेकर चल रहे थे कि ω2 इज़ ग्रेटर है ω1 से, ये है x2 एंड हम ये भी t के रिस्पेक्ट में प्लॉट कर रहे हैं एंड इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो ये है कुछ इस तरीके का। अब जब इन दोनों को हम सुपर इम्पोज कराएंगे, सुपर पोजिशन के अकॉर्डिंग, जो हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्टेंट होना चाहिए, x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उस केस में क्या आता है हमारे पास, ये कुछ इस तरीके का पैटर्न आता है एंड ये आगे तक फॉलो होता है। अब इसको ध्यान से देखो, ये एक पैटर्न बना रहा है। अब ये जो पैटर्न है ये किस तरीके का है, ये जो पैटर्न है ये कौन सी वेव है, या तो ये साइन वेव है। एक्चुअल हमने कोसाइन वाला लेके किया था कि हमने जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन लिए थे, हमने लिया था a1 कोसाइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा 1, a2 कोसाइन ओमेगा 2 टी प्लस डेल्टा 2, हमने यही लेके चला था। एंड बिकॉज सिंप्लीफाई हो जाए थोड़ा तो हमने फेज कॉन्स्टेंट्स 0 लिए थे, राइट। ये गलती से मैंने साइन के लिए प्लॉट कर दिया है कि जब हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है अगर वो साइन कर्व है, बस ये इनिशियल पोजीशन का ही फर्क है। अगर आप इनिशियल पोजीशन एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल 0 पे हो तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो साइन कर्व होगा, राइट। तो मेन बात जो है वो ये है कि जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरीके का कुछ आएगा जब आप दो कोलिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को सुपरपोज करवाते हो, ठीक है। अब जो बीट्स हैं, इसको आपको अगर हम एक एग्जांपल बताएंगे तो ज़्यादा माइंड में रहेगा। बीट्स में क्या है, जब एक मैक्सिमा और एक मिनिमा आता है, यही होता है बीट्स में। अभी हमने देखा था मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का जो टाइम इंटरवल है, तो जो म्यूजिशियंस होते हैं वो जो अपना इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे ट्यून करते हैं, अगर वो आउट ऑफ ट्यून है तो उन्हें बीट सुनाई देती है, तो इसी तरीके से वो मैच करते हैं फ्रीक्वेंसी। अब जब भी आउट ऑफ ट्यून होगा तो उन्हें बीट सुनाई देगी एंड इस मेथड को यूज करके वो ट्यून कर सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट को। अब ये तो हमने देखा था जब हमारे पास दो कोलिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन से, तो अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो हमारे पास दो सिंपल हार्मोनिक मोशन, उस केस में क्या होगा, अब हम उसकी बात करेंगे। इसमें भी अब दो केसेस हैं, अगर हम सेम फ्रीक्वेंसी लेके चले तो क्या होगा, और अगर हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज लेके चले तो क्या होगा। तो हम सबसे पहले सेम फ्रीक्वेंसीज की बात करेंगे। तो हम क्या ले रहे हैं, अब हम बिकॉज म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले रहे हैं तो एक हम एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं और दूसरा हम वाई एक्सिस के अलोंग ले लेते हैं। सो एक्स इक्वल्स a1 कोसाइन ओमेगा टी एंड वाई इक्वल्स a2 कोसाइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। बस सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने डेल्टा इधर यूज किया है एंड डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स हैं एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो एक्स एंड वाई से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेम फ्रीक्वेंसीज हैं, ओमेगा टी, दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, ओके। अब दोनों को सुपरपोज करवाएंगे एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इस जब हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला आ जाए तो हम कैसे करते हैं, हम जो पार्टिकल की जो पोजीशन है, हम पार्टिकल का पाथ ही तो ट्रेस करना चाहते हैं कि हमारा रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा, रिजल्टेंट ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी जब हमारे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशंस को हम सुपरपोज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कोसाइन ओमेगा टी की वैल्यू, कोसाइन ओमेगा टी क्या आ जाएगा, x बाय a1 एंड यहाँ से इसे हमें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कोसाइन वाली आइडेंटिटी लगा के। सो a2 कोसाइन a प्लस बी क्या होता है, कोसाइन a कोसाइन b माइनस साइन a साइन b,
ठीक है। या अब हमें वैल्यू किसकी पता है, कोसाइन ओमेगा टी की। साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर स्क्वायर रूट में। इन दोनों वैल्यूज को प्लग करो, यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिलेगी, देखते हैं क्या इक्वेशन आएगी। सो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर प्लग कर रहे हैं, a2 कोसाइन ओमेगा टी इज x बाय a1, x बाय a1 कोसाइन डेल्टा माइनस साइन ओमेगा टी इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर स्क्वायर रूट साइन डेल्टा। ओके, अब ये इक्वल किसके है, y के। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे y था, डिवाइड बाय a2 कर लेते हैं बिकॉज इधर मल्टीप्लीकेशन में है। तो राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, x बाय a1 कोसाइन डेल्टा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर साइन डेल्टा। अब हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या करेंगे, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे या फिर राइट हैंड साइड और उसका स्क्वायर करेंगे। सो हम क्या कर रहे हैं, y बाय a2 तो ठीक था, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर इंटू साइन डेल्टा किसके इक्वल है ये, इट विल बी इक्वल टू, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहे हैं, x बाय a1 कोसाइन डेल्टा, x बाय a1 कोसाइन डेल्टा माइनस y बाय a2, इधर y बाय a2 है ना, यस, माइनस y बाय a2। हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे जस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स। सो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर डेल्टा प्लस y स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइड बाय a1 a2 कोसाइन डेल्टा। अब ये जो इक्वेशन है, ओके, इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो कैसे, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर डेल्टा इक्वल, इस टर्म को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर डेल्टा, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर माइनस 2xy बाय a1 a2 कोसाइन डेल्टा। अब ये जो इक्वेशन आई है, ये किसे रिलेट कर रही है, x एंड y को, एंड x एंड y का जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे वो आपको ट्रेजेक्ट्री देगा आपके पार्टिकल की, जो रिजल्टेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। क्या वो रिजल्टेंट जो होगा, क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा भी कि नहीं, वो हम अभी देखेंगे। सो बिफोर दैट, ये जो इक्वेशन है ये जनरल एलिप्स की इक्वेशन होती है एंड डेल्टा की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ डेल्टा हमारे पास डिफरेंट शेप आएगी। तो हम केसेस लेकर चलते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर माइनस 2xy बाय a1 a2 कोसाइन डेल्टा, राइट हैंड साइड पे क्या है, साइन स्क्वायर डेल्टा, साइन स्क्वायर डेल्टा। अब डिफरेंट डेल्टा की वैल्यूज के लिए हम देखेंगे क्या कर्व आता है, क्या पैटर्न आता है। सो फॉर डेल्टा इक्वल 0, द सिंपलेस्ट केस, डेल्टा इक्वल 0 के केस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर माइनस कोसाइन 0 1 हो जाएगा माइनस 2xy बाय a1 a2 इक्वल्स 0, बिकॉज साइन 0 क्या होता है, 0। अब ये किसकी इक्वेशन है, अब हम इसे इस तरीके से नहीं लिख सकते कि एक्स स्क्वायर अगर मैं a1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड तो मुझे मिलेगा वाई स्क्वायर a1 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर माइनस 2xy a1 बाय a2 इक्वल 0। एंड इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई a1 बाय a2 होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। यहां से हमें क्या पता चल रहा है, ये जो इक्वेशन है दैट
दिस इक्वेशन इज इक्वल्स टू x इक्वल्स वाई a1 बाय a2, या फिर हम कह सकते हैं y इक्वल्स a2 बाय a1x। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो यहाँ से हमें कैसा पाथ मिलेगा अगर हम x और y का ग्राफ प्लॉट करते हैं? सो ये है x, ये है y, हमें स्ट्रेट लाइन पाथ मिलेगा। सिमिलरली हम देख सकते हैं डेल्टा इक्वल्स पाई बाय 2 के लिए, अगर डेल्टा हमारा पाई बाय 2 है उस केस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए टू स्क्वायर, ये तो एज इट इज, माइनस क्या था 2xy बाय ए वन ए टू कोसाइन पाई बाय 2, कोसाइन पाई बाय 2 तो 0 होता है, तो ये टर्म हो गई 0। एंड राइट हैंड साइड पे क्या था, साइन स्क्वायर डेल्टा, साइन स्क्वायर पाई बाय 2 1, सो दिस इज इक्वल टू 1, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ये किसकी इक्वेशन है, एलिप्स की इक्वेशन है। यहाँ से हमें जो रिजल्टेंट पैटर्न मिलेगा दो हार्मोनिक मोशन को सुपर इम्पोज कराने का, यहाँ से हमें एक एलिप्स मिलेगा। एंड हम ये देख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। हमें क्या करना होगा, देखो हमारे पास x की क्या वैल्यू थी, इट वॉज a1 कोसाइन ओमेगा टी, एंड y की क्या वैल्यू थी, इट वॉज a2 कोसाइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, यही थी। अब हम डेल्टा पाई बाय 2 लेकर चल रहे हैं, ठीक है, अगर हम डेल्टा पाई बाय 2 लेकर चल रहे हैं a2 कोसाइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये हमें क्या देगा कि y की वैल्यू क्या है, कोसाइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी माइनस a2 साइन ओमेगा टी, यही आएगी वैल्यू। अब हमें करना क्या है, तो अगर हम एट t इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे हैं, जब हम t इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट कर रहे हैं, एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी a1 एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। एंड यहाँ पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पर x की वैल्यू a1 है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, यही पॉइंट है, y की वैल्यू 0। अगर मैं टाइम बढ़ाऊंगी, टाइम को अगर हम बढ़ा रहे हैं, लेट्स से t इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, t इक्वल्स टू पाई बाय 2 ओमेगा, तो x 0 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा माइनस a2, y हो जाएगा माइनस a2 एंड x 0 हो जाएगा। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर हमारा एम्पलीट्यूड सेम है, हमने डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स लेकर चला था हमने कि दो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम ली थी एंड एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट लिए थे। अगर हम सेम एम्पलीट्यूड्स रखते हैं तो उस केस में क्या आएगा, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, फॉर सेम एम्पलीट्यूड्स a1 इज इक्वल्स टू a2, तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स 1, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। ये एक सर्कल की इक्वेशन है, तो जो हमारा एलिप्स है वो डीजेनरेट हो जाएगा सर्कल में। किस केस में, जब एम्पलीट्यूड सेम होगा उस केस में। तो अभी हमने दो केसेस देखे हैं, एक तो देखा था डेल्टा इक्वल्स 0 के केस में क्या पैटर्न आता है, एंड एक हमने देखा डेल्टा इक्वल्स पाई बाय 2 के केस में क्या आता है, ठीक है। सिमिलरली हम देख सकते हैं डेल्टा इक्वल्स पाई के केस में क्या होगा, डेल्टा इक्वल्स पाई बाय 4 के केस में क्या होगा। तो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। अगर हमने डेल्टा इक्वल्स 0 में देखा था तो वो इस तरीके का था, इसे हम डायरेक्टली बस पैटर्न के शेप में ही रखते हैं, और डायरेक्शन जो है वो हम इजीली बता सकते हैं, जैसे अभी अभी हमने देखा था पाई बाय 2 के केस में कि वो एंटी क्लॉकवाइज आई थी। अगर हम कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, जब हम t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज आई थी, ठीक है। एंड हम डेल्टा इक्वल्स पाई बाय 4 की भी बात कर सकते हैं। डेल्टा इक्वल्स पाई बाय 4 के केस में हमारे पास आएगा समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का एलिप्स मिलेगा। एंड ये आई गेस दिख नहीं रहा, सो अगर हम
π/4 की बात कर रहे हैं, हमारे पास इस तरीके का आएगा। एंड π/2 के लिए अभी हमने देखा ही है, π/2 के लिए हमारे पास एलिप्स आया, एलिप्स फॉर डेल्टा इक्वल्स π/2। सिमिलरली डेल्टा इक्वल्स पाई के लिए क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। 0 के लिए इस डायरेक्शन में था, पाई के लिए ऐसे आ जाएगा। बिकॉज जब हमने 0 के लिए देखा तो y की वैल्यू क्या आ रही थी, a2/a1x, है ना। और अगर हम पाई के लिए देखेंगे तो वैल्यू आएगी, इक्वेशन आएगी y इक्वल्स -a2/a1x। तो इस तरीके से हम पैटर्न देख सकते हैं कि क्या आएगा अगर हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं विद इक्वल फ्रीक्वेंसीज। अब हम बात करेंगे अगर फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हुई तो क्या होगा। तो ये होता है हमारा स्पेशल केस, ऑसिलेशंस हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, जिसे जो पैटर्न फॉलो करता है उनको हम कहते हैं लिसर्जस फिगर्स। ठीक है, अब हमारे पास अगेन x है एक a1 कोसाइन ओमेगा 1t एंड y है हमारे पास a2 कोसाइन ओमेगा 2t। अब यहाँ पर फेज डिफरेंस जो है, जो फेज कांस्टेंट है, क्या हम उसे सेम फेज लें या फिर डिफरेंट फेज लें। तो अगेन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ओमेगा 1t रखेंगे, यहाँ पर डेल्टा रखेंगे। अब देखो इस टाइप का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के केस को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, बिकॉज ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हमें नहीं पता क्या है, तो हम डिफरेंट केसेस लेकर चलते हैं कि जब हमारी रेशो, फ्रीक्वेंसीज की रेशो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल है, उन केसेस के लिए हम स्टडी करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे फॉर फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेशो 1:2, 1:2, मतलब ओमेगा x बाय ओमेगा y किसके इक्वल है, 1:2। इस केस में क्या होगा, मतलब जो ओमेगा y है वो ट्वाइस ऑफ ओमेगा x है। ठीक है, अब x क्या हो जाएगा, a1 कोसाइन, बिकॉज अगर हम ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की टर्म्स में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 ओमेगा 1। सो x क्या हो जाएगा, a1 कोसाइन ओमेगा 1t एंड y क्या हो जाएगा, a2 कोसाइन 2 ओमेगा 1t प्लस डेल्टा। अब हमें ये वाला केस सॉल्व करना है। अगेन हम कैसे करेंगे, जो हमने सेम फ्रीक्वेंसी के लिए किया था वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे। यहाँ से कोसाइन ओमेगा 1t की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस इक्वेशन से कोसाइन ओमेगा 1t की वैल्यू आ जाएगी x/a1। ठीक है, अब इसे हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। a2 यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, कोसाइन a प्लस b कोसे कोस b, कोसाइन a कोसाइन 2 ओमेगा t कोसाइन डेल्टा माइनस साइन 2 ओमेगा t साइन डेल्टा। अगेन कोसाइन 2 ओमेगा टी है, इधर कोसाइन 2 ओमेगा टी को भी हमें सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। एंड जब हम उसे सॉल्व करेंगे, एंड सिमिलरली साइन 2 ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ओमेगा टी कोसाइन ओमेगा टी। ठीक है, वहाँ से सॉल्व करने के बाद हम कौन सी वैल्यू प्लग करेंगे, कोसाइन ओमेगा 1t की एंड साइन ओमेगा 1t की। साइन ओमेगा 1t क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर। जब हम ये वैल्यूज प्लग करेंगे और जो हमारी इक्वेशन आएगी वहाँ से हमें पता चलेगा कि क्या पैटर्न आएगा। तो हम जल्दी से देखते हैं कि क्या आएगा। सो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, हम यहाँ पर थे। सो y इज इक्वल टू a2, y इज इक्वल्स टू a2 इंटू कोसाइन 2 ओमेगा t कोसाइन डेल्टा माइनस साइन 2 ओमेगा टी साइन डेल्टा, यही था। अब कोसाइन 2 ओमेगा टी को हम कैसे लिख सकते हैं, कोसाइन 2 थीटा 1 माइनस 2, या फिर हम लिख सकते हैं 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा, यस 2 कोसाइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1।
एंड साइन 2 ओमेगा टी को 2 साइन ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी। बस इन्हीं दोनों वैल्यूज को प्लग करना है कहाँ पे, y में। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, a2 इंटू 2 कोसाइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1 इंटू कोसाइन डेल्टा माइनस 2 साइन ओमेगा टी कोसाइन ओमेगा टी डेल्टा। ओके, अगेन अब हम यहाँ पर वैल्यू प्लग करेंगे कोसाइन ओमेगा टी की एंड साइन ओमेगा टी। सो a2 ट्वाइस ऑफ कोसाइन ओमेगा टी की क्या वैल्यू थी, x बाय a1, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू कोसाइन डेल्टा माइनस 2 इंटू साइन ओमेगा टी क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर इंटू कोसाइन ओमेगा टी। कोसाइन ओमेगा टी की भी तो पता है हमें, सो कोसाइन ओमेगा टी था हमारा x बाय a1 राइट, एंड मल्टीप्लाइड बाय साइन डेल्टा, यहाँ पर साइन डेल्टा है गाइस, साइन डेल्टा, साइन डेल्टा इन ब्रैकेट्स। तो y बाय a2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड पे a2 मल्टीप्लिकेशन में था उसको हमने डिवाइड में कर दिया है। सो y बाय a2 इज इक्वल टू दिस 2x स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर माइनस 1 को साइन डेल्टा माइनस दिस। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y बाय a2 इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, या फिर आप कह लो इसको हम लेफ्ट ले आते हैं और इसको राइट ले जाते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 2, सो इज दिस 2, या ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर इंटू एक्स बाय a1 साइन डेल्टा। राइट हैंड साइड पे क्या होगा, 2x स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर इंटू को साइन डेल्टा, 2x स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर को साइन डेल्टा माइनस को साइन डेल्टा माइनस y बाय a2। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे ताकि हमारी ये टर्म थोड़ी और सिंप्लीफाई हो जाए। सो हमें क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बट यहाँ से जो इक्वेशन आएगी ना, जब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे और जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी, वो जो इक्वेशन आएगी वो क्या बताती है, एक क्लोज्ड कर्व जिसमें 2 लूप्स हों, क्लोज्ड कर्व विद 2 लूप्स, क्लोज्ड कर्व विद 2 लूप्स। और हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डेल्टा के लिए हम डिफरेंट पैटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन थी क्या, सो इट वाज, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर लेंगे 2 इंटू, सो इधर लिख लेते हैं 2 इंटू 1 माइनस एक्स बाय a1 स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा एंड 2 का भी 4 हो जाएगा, सो 4 इंटू दिस एंड एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर, बिकॉज हमारे पास एक टर्म थी x बाय a1, यहाँ से साइन स्क्वायर डेल्टा, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर डेल्टा। अब राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, 2x स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर, 2x स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर कोसाइन डेल्टा माइनस कोसाइन डेल्टा माइनस y बाय 2 माइनस कोसाइन डेल्टा माइनस y बाय a2। ठीक है, अब हमें राइट हैंड साइड इसका स्क्वायर करना है। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, क्लोज्ड कर्व विद 2 लूप्स। एंड वन मोर थिंग, ये 4th डिग्री इक्वेशन है, यहीं से पता चल रहा होगा आपको। जब हम यहाँ पर x स्क्वायर है, जब इस टर्म को ही मल्टीप्लाई करोगे आपको x टू द पावर 4 दिख रहा होगा। तो ये 4th डिग्री इक्वेशन है एंड ये क्या रिप्रेजेंट करती है, क्लोज्ड कर्व विद 2 लूप्स। और अगर हम डेल्टा की डिफरेंट वैल्यूज प्लग करेंगे हमें डिफरेंट पैटर्न मिलेंगे। तो अगर हम डेल्टा इक्वल्स 0 प्लग करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, कोसाइन 0 1 देगा, सो 2x स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर एंड यहाँ से भी 1 आ जाएगा एंड माइनस y बाय a2।
किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, इसका स्क्वायर है एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये दो कोइंसिडेंट पैराबोलास को डिनोट कर रही है, y है एंड इधर x स्क्वायर है। तो यहाँ से जो हमारा पैटर्न आएगा वो पैराबोला का होगा। एंड सिमिलरली अगर हम डेल्टा इक्वल्स पाई बाय 2 की बात करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं, डेल्टा इक्वल्स पाई बाय 2, फॉर डेल्टा इक्वल्स पाई बाय 2 हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पाई बाय 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये टर्म तो एज इट इज 4 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर इक्वल्स, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में बचेगा y स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, सो अगेन हमारे पास 4 ऑर्डर इक्वेशन आएगी, डिग्री 4 होगी बिकॉज इधर भी एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर टर्म है, तो ये 4th डिग्री इक्वेशन है एंड ये रिप्रेजेंट करती है दो लूप्स को। उसका जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का पैटर्न आएगा अगर हम पाई बाय 2 की बात कर रहे हैं। सिमिलरली पाई बाय 4 के लिए क्या आता है, लेमिनीस्केप कर्व आता है, यू कैन सर्च दैट आउट, लेमिनीस्केप कर्व। अब ये जो लिसाजस फिगर्स हैं, ये जो पैटर्न आए हैं, इन्हीं को हम लिसाजस फिगर्स कहते हैं। मतलब जब दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी व डिफरेंट एम्पलीट्यूड के सिंपल हार्मोनिक मोशन को जब हम सुपरपोज करवाते हैं, उनका जो रिजल्टेंट आता है, जो पैटर्न फॉलो करता है पार्टिकल, वो होता है लिसाजस फिगर्स। तो अब लिसाजस फिगर्स का यूज क्या है, तो इसका एक काफी इंपॉर्टेंट यूज है, यूज ऑफ लिसाजस फिगर्स। हम क्या कर सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें रिजल्टेंट पता है तो हम फ्रीक्वेंसी का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट थी, हमने कौन दो फ्रीक्वेंसीज को सुपरपोज करके रिजल्टेंट आया है, हम वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ वर्टिकल कट्स, तो हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो भी हमें लिसाजस फिगर गिवन होगी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल कट्स। यहां से हमें क्या मिलेगा, ये क्या है, एन वाई डिवाइड बाय एन एक्स, एंड ये इक्वल होता है ओमेगा एक्स बाय ओमेगा वाई के। तो हमें यहाँ से रेशो मिल जाएगी फ्रीक्वेंसीज की, और क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं जो पिछले साल पूछा गया था, तो उसमें कुछ इस तरीके की फिगर गिवन थी एंड हमें बताना है इसमें फ्रीक्वेंसी की रेशो क्या है। तो इधर है x, इधर है y, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐसी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। किस तरीके से कि वो मैक्सिमम पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो। वर्टिकल की बात करें तो अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो हमें मैक्सिमम पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन मिलेगा, 1 2 3 एंड इधर 4। सिमिलरली अगर हम हॉरिजॉन्टल पे ऐसी लाइन ड्रॉ करें कि मैक्सिमम कट्स हो इधर, सो एक इधर है एंड एक इधर कट हो रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पर एन एक्स क्या है, 2 बार कट हुआ है हॉरिजॉन्टली 2, एंड वर्टिकल लाइन में कितने कट्स है, 4। तो फ्रीक्वेंसी की रेशो क्या हो जाएगी, ओमेगा एक्स बाय ओमेगा वाई, एन वाई बाय एन एक्स, 4/2, 2:1। सो दिस इज द आंसर, एंड ये पूछा गया था 2010 में, जैम 2010 में। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लिसाजस फिगर से ही पूछा जाता है मोस्टली। एंड इसके जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम प्रैक्टिस सेशन में ही डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद वाला जो लेक्चर है वो होगा अबाउट फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।